बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं यूनिट 1 इंट्रोडक्शन के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। मध्य प्रदेश के ब्लूप्रिंट के आधार पर यूनिट 1 से कुल 6 अंक के हमसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, तीनों से एक एक प्रश्न परीक्षा में आएगा। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इकाई से माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश में वर्ष 2022 की परीक्षा के लिए उत्पादन संभावना वक्र को हटा दिया गया है। अतः हमें इस टॉपिक को इस पाठ में अभी नहीं पढ़ना। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है। सूक्ष्म मतलब छोटा, या इसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो विशिष्ट आर्थिक इकाई का अध्ययन करती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था या कुल राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा विशिष्ट आर्थिक इकाई का अध्ययन। हमारा दूसरा प्रश्न है, ये उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। हमको केंद्रीय समस्या बताना है जो किससे संबंधित है? उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मात्रा से संबंधित है। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है? एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये हमारी तीनों केंद्रीय समस्याएं हैं। प्रश्न के अनुसार हमें यह बताना है कि उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा किस समस्या से संबंधित है। क्या उत्पादन किया जाए, इस समस्या के दो पहलू हैं कि क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो ए है, क्या उत्पादन किया जाए। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक मात्राओं का अध्ययन करते हैं। इसे हम कुल, योग संबंधी या सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत मात्रा, व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत उत्पादन का हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे होगा? सामूहिक मात्राओं से। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी में, मिश्रित में और अविकसित अर्थव्यवस्था में। हमको यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजी और समाज दोनों को महत्व दिया जाता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में केवल किसको अधिक महत्व दिया जाता है? समाजवाद को। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने निम्न में से किस समस्या को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना है? किसी भी अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या होती है कि किसका उत्पादन, किस प्रकार उत्पादन और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये तीनों समस्याओं को प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना है। तो सही विकल्प हमारा होगा डी, उपर्युक्त सभी। अर्थव्यवस्था में क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? बी होगा। निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है? अर्थशास्त्र में प्रमुख विभाग उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण होता है। परंतु हमारा प्रश्न है कि कौन सा अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है। तो अर्थशास्त्र का कौन सा विभाग नहीं है? बजट। सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में हम राष्ट्रीय उत्पादन एवं कीमतों के स्तर का अध्ययन करते हैं,
जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम विशिष्ट फर्मों का अध्ययन करते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा बी, विशिष्ट फर्मों का। व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न में से किस पर ध्यान नहीं देता? व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत फर्म या उद्योग पर ध्यान देता है, जबकि बेरोजगारी की समस्या, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एवं कुल मांग में ध्यान नहीं देता। परंतु ये प्रश्न थोड़ा सही नहीं लग रहा है। ध्यान नहीं देता, तो ये तो बेरोजगारी की समस्या पे भी ध्यान नहीं देता, अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति में भी ध्यान नहीं देता और कुल मांग में भी ध्यान नहीं देता। यदि ये प्रश्न होता व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न में से किस पर ध्यान देता है, तो सही विकल्प क्या होता? जूट उद्योग होता। तो ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से क्या एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है? अर्थशास्त्र में अध्ययन में हमारे चारों ओर होने वाली घटनाओं, आर्थिक नियम एवं आर्थिक समस्याओं के संबंध में हम सकारात्मक तथा आदर्शात्मक दोनों का उपयोग होता है। सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है के विषय में बात करता है कि क्या है, जबकि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए के विषय में बात करता है। तो इस प्रकार विकल्प ए, कीमत वृद्धि नियंत्रण के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम, ये हमारा सही विकल्प होगा, यानी ए हमारा सही उत्तर है। सकारात्मक अर्थशास्त्र यहाँ कौन सा उदाहरण शो कर रहा है? ए, कीमत वृद्धि नियंत्रण के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? 4 विकल्प हैं हमारे पास, एडम स्मिथ, रॉबिन्सन, मार्शल और पिगो। तो इसका जो सही विकल्प है प्रोफेसर मार्शल। सर्वप्रथम सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम सूक्ष्म शब्द का प्रयोग मार्शल ने किया, बोल्डिंग ने, कीन्स ने, रेगनर, फ्रिश ने। सर्वप्रथम सूक्ष्म शब्द का प्रयोग ओस्लो विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर रेगनर क्रिस ने किया। सही विकल्प हमारा डी होगा, रेगनर फ्रिश। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दोष है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है, इसीलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं हो पाता और ना ही व्यष्टि अर्थशास्त्र के निर्णय समूह पर लागू होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र के दोष हैं। ये भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का दोष है, ये भी और ये भी। इस तरह से हमारा जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? शिक्षक द्वारा अध्यापन, चिकित्सक के द्वारा मरीज की चिकित्सा, कालाबाजारी और कृषक द्वारा कृषि कार्य। कालाबाजारी आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं किया जाता। अर्थशास्त्र की प्रकृति है, विज्ञान है, कला है, विज्ञान एवं कला दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प सी है, विज्ञान एवं कला दोनों। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो वह कहलाता है उपभोक्ता, उत्पादक, सेवाधारी, सेवा प्रदाता। उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार खर्च करता है कि उसे दी हुई आय पर अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। तो विकल्प ए, उपभोक्ता, इसका सही उत्तर होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के, इसमें हमको शब्द सीमा पर ध्यान रखकर यदि हम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। तो हमें ये जो उत्तर है वो लगभग 30 शब्दों में लिखना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है? व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो व्यक्तिगत या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का उनके व्यवहारों तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? जिसमें हम छोटी-छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं और उनके आपस में आर्थिक इकाइयों का संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, वह कहलाता हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत इकाइयों जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु का मूल्य इत्यादि के अध्ययन से होता है। आप 2 अंक के प्रश्न में आप केवल इतना भी लिख सकते हैं या आप ये वाले हिस्से को भी आप 2 अंक के प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। व्यष्टि को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह अर्थव्यवस्था के सभी परिवारों का नहीं बल्कि किसी एक परिवार का अध्ययन करता है। ये देश में उपस्थित जितने उद्योग हैं, जितनी फर्म है, उसका अध्ययन ना करके किसी एक फर्म का, किसी एक उद्योग का अध्ययन करता है, वो कहलाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। देश की राष्ट्रीय आय की नहीं बल्कि किसी एक व्यक्ति की आय का अध्ययन करता है, इसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत यंत्र है, समझाइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय यह है कि किसी वस्तु या सेवाओं की कीमत कैसे निर्धारित होती है। यही कारण है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत या मूल्य सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम सभी फल की कीमत का निर्धारण ना करके किसी एक फल जैसे सेब की कीमत या बाजार में मजदूरों की कीमत कैसे निर्धारित होती है, इसका विश्लेषण किया जाता है। इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत यंत्र है। प्रोफेसर सुल्ज की परिभाषा भी देख लेते हैं हम। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। हम अपने अड़ोस पड़ोस या रिश्तेदार को देखते हैं कि सभी कुछ न कुछ काम करते हैं और काम के बदले में पैसा प्राप्त करते हैं और उसको वो खर्च करते हैं। इस प्रकार हर व्यक्ति कोई ना कोई आर्थिक गतिविधि में संलग्न है। जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, किसान है, उद्योगपति, शिक्षक या सफाई कर्मचारी। ये सभी अर्थव्यवस्था में एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। जैसे डॉक्टर है, ये डॉक्टर हमारी पूरे समाज की देखभाल करता है बीमारी में। और यदि मान लें हम शिक्षक, तो शिक्षक सभी को पढ़ाता है या शिक्षा देता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था एक ऐसी संरचना है जहां हमारी सारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं। तो हम ऐसी बात कर रहे हैं कि ये सभी व्यक्ति एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत लोग उत्पादन, विनिमय तथा वितरण प्रक्रिया के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आजीविका अर्जित करते हैं। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था सभी आर्थिक क्रियाओं का कुल जोड़ है। प्रोफेसर ब्राउन के शब्दों में अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। अगला प्रश्न है हमारा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम बाजार अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसको हम मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है तथा इन साधनों को लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों में प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है। फर्ग्यूसन और एवं क्रिप्स के शब्दों में पूंजीवाद वह प्रणाली है जिसमें निजी संपत्ति तथा आर्थिक निर्णय निजी रूप में लिए जाते हैं। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां पर प्रधान क्या होती है? पूंजी। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पूंजी कमाने के लिए या लाभ के उद्देश्य से काम किया जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्था कहलाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देशों में अभी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। अगले प्रश्न को समझने के लिए आप कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी के सबसे धनी व्यक्ति हैं। क्या आप किसी भी वस्तु को किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा
बिल्कुल नहीं है। आपके पास कितने भी संसाधन क्यों ना हो, ये सभी संसाधन आपकी आवश्यकताओं और आपकी इच्छा की तुलना में हमेशा कम होंगे। आपको पता है कि हमारे देश के सबसे धनी व्यक्ति में से मुकेश अंबानी जी और रतन टाटा जी हैं। क्या इनके पास दुनिया की हर चीज़ है? नहीं। इनके पास भी अपनी पूंजी के अनुसार ही व्यवसाय का चयन करना पड़ता है। नहीं तो इनके पास भी पूरी दुनिया का हर तरह का व्यापार के ये मालिक होते हैं। जिस प्रकार से हर व्यक्ति की एक अपनी सीमा होती है, वो अपने पैसे निश्चित पैसे पर ही अपने संसाधन को उपलब्ध करा पाता है, इसी प्रकार हर अर्थव्यवस्था जिसके पास संसाधन कम है और उनकी आवश्यकताएं अधिक हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से क्या आशय है? अर्थव्यवस्था के संसाधन दुर्लभ या सीमित हैं और उसके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, जिसके कारण चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार सीमित संसाधनों के वैकल्पिक चुनाव की समस्या ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहलाती है। हमारी मुख्य केंद्रीय समस्या कौन-कौन सी है? क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और तीसरी मुख्य समस्या है किसके लिए उत्पादन किया जाए। समाजवादी अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। समाजवादी समाजवाद आर्थिक प्रणाली का वह रूप है जिसमें उत्पत्ति एवं वितरण के प्रमुख साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। यहाँ मालिक कौन होता है? सरकार होती है एवं नियंत्रण होता है। इन साधनों का प्रयोग अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जहाँ प्रमुख कौन होती है? समाज होती है। किसका अधिक ध्यान दिया जाता है? समाज का। जबकि हमने पूंजीवादी में क्या देखा था? क्या महत्वपूर्ण होता है? पूंजी महत्वपूर्ण होती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक देश में आर्थिक क्रियाएं, उत्पादन, उपभोग, निवेश एवं विनिमय की क्रियाएं उस देश की सरकार के द्वारा नियंत्रित एवं नियमित की जाती है। उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सरकार प्रमुख होती है और जो समाज के कल्याण के लिए कार्य करती है, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। वर्तमान में समाजवादी का देश का उदाहरण हम मान सकते हैं चीन है।